अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। आगाज से बात करेंगे। 2 साल की वज़ारत उज़्मा कबूल नहीं, काबीना में भी जगह नहीं चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पावर शेयरिंग फार्मूला मुस्तरद कर दिया। ठट्टा में जलसे से खिताब में बोले कि उन्हें कहा गया था कि पहले 3 साल हमें देते हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल आप हुकूमत बना लेना, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो बोले कि मुझे खुद सदरुद्दीन शाह ने कहा था कि 10 नशिस्तें दे दें, मैं उन्हें 10 सीटें कहां से दे दूं। बोले 16 माह की हुकूमत में जो वादे हमसे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। मौलाना फजलुर रहमान और पीर पगारा को चैलेंज है कि मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़कर देख लें। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं 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 नहीं, मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूँ। हम ना कोई वफाकी वजारत चाहते हैं, ना वजीर आजम का कुर्सी चाहते हैं। हम इतना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल कर सके। जो पीर साहब है कभी कभार दीदार करवाता है तो उनके मुरीदे निकलते तो जरूर है, और वो भी इस गलतफहमी में होते हैं कि मेरे इतने सारे मुरीद हैं कि ऐसे ही मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। उनको कहा गया कि पीपी से इत्तेहाद करो। पीर साहब का अपना भाई सदरुद्दीन शाह साहब ने 10 सीटें का मुतालबा कर रहा था। अब मेरे जियाले जीत चुके हैं, मैं कहां से ढूंढ के ये सीट इनको दिलवा दूं। जो हमसे वादे किए गए थे तरक्याती मंसूबे के बारे में वो पूरा ना हो सके, चाहे वो पीर साहब हो या मौलाना साहब हो, कि एक सीट तो मैं छोड़ रहा हूं ना, तो आए फिर वो छोड़ा हुआ सीट पे मुकाबला करते हैं, देखते हैं कि आपका औकात क्या है। धांधली का शोर मचाने वाले आमरीत का निज़ाम चाहते हैं। 1977 में भी धांधली पर एहतजाज हुआ, फिर 10 साल के लिए मार्शल लॉ लग गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब के दौरान सियासी जमातों पर इल्ज़ाम, कहा 2 ऐसे हल्के हैं जहां फॉर्म 45 के मुताबिक पीपल्स पार्टी जीती, लेकिन ऐलान नून लीग और MQM की जीत का हुआ। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो समझते हैं कि एक बार फिर इस मुल्क में एक आमरीत जैसा निजाम कायम किया जाए। आप सबको याद है कि 1977 में क्या हुआ। पहले धांधली का शोर उठा और 10 साल से ज्यादा हमें उस आमिर जिया जैसे आमरीत को भुगतना पड़ा। मेरे पास ऐसे भी फॉर्म 45 हैं जहां मेरा फॉर्म 45 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत चुका है, मगर ऐलान तो कहीं मुस्लिम लीग नवाज का हुआ है, तो कहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ऐलान हुआ है। मैं तमाम सियासी जमातों को अपील करता हूं कि आए हम इस सिस्टम में, इस जमहूरी निजाम में रह के इसकी बेहतरी का बंदोबस्त कर सकते हैं। मौलाना साहब हो, सबसे ज्यादा इनके जलसे में मदरसा के जो बच्चे हैं वो पहुंचते हैं। इलेक्शन डे जब आता है उनको फिर अंदाजा होता है कि इन बच्चों के पास तो वोट ही नहीं है। पावर शेयरिंग का सेटअप सेट होगा कैसे? नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद सियासी अपसेट का शिकार हैं। पीपी का वजारत लेने से साफ इनकार, तो लीगी क़यादत की वजारतों की तकसीम पर बार बार तकरार। सियासी इत्तेहाद इंतखाबात के 10 रोज बाद भी पावर शेयरिंग से मुतालिक किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सका। लीगियों की वजारत उज़्मा के बंटवारे की तजवीज़ भी जयालो को ना भाई। सियासी कुव्वत है, जमहूरियत हमारी पहचान है। पीपल्स पार्टी ताहाल अपने मौक़िफ़ पर कायम। जियालो ने बोल न्यूज़ से मुश्तरका मज़ाकराती बैठकों का अहवाल बता दिया। वो आइंदा के लिए स्मूथ सेलिंग कैसे होगी, हम तो काबीना में नहीं होंगे, लेकिन उनके लिए और आइंदा कोई डेडलॉक क्रिएट ना हो, आखिर हम पॉलिटिकल फोर्सेज है, तो ये एक स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, ताकि ये जो गैर यकीनी की कैफियत है ये वंस फॉर ऑल खत्म होने की तरफ चले। दूसरी जानिब लीग की क़यादत दावे कर रही है कि पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने पर आमादगी जाहिर कर दी है। धांधली के इल्जाम जिनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि आवाम में सियासी बरादरी की आगे भी कोई इतनी ज़्यादा साख नहीं है, लेकिन ये रवैये जो है ना साख को और ज़्यादा जो है ना मजरू कर रहे हैं। साद रफीक ने मखलूत हुकूमत पर अपनी ही पार्टी को निशाना बना डाला। मुझे कोई शिकायत नहीं है इलेक्शन कमीशन से भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी, उनसे क्या शिकायत करूं, लेकिन जो इस हल्के के साथ किया गया वो नाइंसाफी थी। कि हम नफरत की सियासत नहीं करेंगे। मैं आपसे तवक्को करता हूं कि आप PTI के कारकुनान के साथ
शफकत से और प्यार से पेश आएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग मुज़ाकराती नशिस्त का दूसरा दौर पीर को होगा। लीगी क़यादत डेडलॉक पर ब्रेक थ्रू की उम्मीद लगाए बैठी है, तो जियाले अपनी पावर में शेयरिंग को तैयार नहीं। देखना यह है कि तीसरा दौर नतीजा खेज होगा या बात चौथी बैठक तक जाएगी। हुकूमत साजी का कोई फार्मूला तय नहीं पाया तो वज़ारत उज़्मा हमें दे दें। रहनुमा MQM पाकिस्तान रऊफ सिद्दीकी का बोल TV के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में इज़हार ख्याल, कहा कि हमारा वज़ीर आज़म मुल्क के मसाइल को बेहतर अंदाज में हल कर देगा। MQM 17 सीटें रखती है, ठीक, आप ये आप बोझ नहीं उठाना चाहते, आप MQM को दे दें वज़ारत उज़्मा, हम चला के बताते हैं, हमारे पास तो टीम भी मौजूद है, आप ये बोझ MQM के हवाले करें, MQM आके टेकअप करती है, हम चला के बताते हैं मुल्क कैसे नहीं चलता है। ऐसा थोड़ी है कि आपने इतना हवा बना लिया है कि पता नहीं अगर इख्तियार ले लिया तो क्या होगा। ये जितने भी डिले टैक्टिक्स और मीडिया वारफेयर है, ये सब अपनी अपनी वर्थ को बढ़ाने के लिए, अपनी पोजीशन को ये बताने के लिए कि इतने बड़े जमहूरी चैंपियन है सारे के सारे, ये 30 साल से 40 साल से हम ये चैंपियनशिप देख रहे हैं। मुल्क का जो हशर हुआ है 25 करोड़ आवाम का। हुकूमत साजी का मिशन। MQM का वफ्द नून लीगी क़यादत से मुलाकात के लिए कल इस्लामाबाद जाएगा। वफ्द में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं वजाहत अली आब्दी से। जी वजाहत। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसमें 3 अरकान को शामिल किया गया था, जिसमें सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल, सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार और जबकि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को भी इस कमेटी में शामिल किया गया। कमेटी आज रात या कल सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी और ऐवान इक़्तिदार के अंदर बैठकर सियासी मामलात के अंदर जोड़ तोड़ के लिए मुलाकातें करेगी। बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि नून लीग की आला क़यादत से इस कमेटी की मुलाकात होगी, जिसके अंदर ये तय किया जाएगा कराची के अंदर जो आईनी तरमीम जो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान की जानिब से जो डिमांड की गई है कि आईनी तरमीम के अंदर तरमीम नहीं की जाएगी, MQM किसी भी हुकूमत का साथ नहीं देगी। तो इसके ऊपर वाज़े तौर पर नून लीग की जानिब से ये कह दिया गया कि MQM की इस सिफारिश को माना जाएगा और आईनी तरमीम की जाएगी, जिसके ऊपर कल ये कमेटी मुज़ाकरात करेगी और उसके बाद आगे का लाएअमल तैयार किया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए वजाहत। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। सरफराज बुगटी कहते हैं कि सूए पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला होगा। मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान में सपोर्ट करने का इंदिया दे दिया। काबीना में हमारे साथ होगी। हाजी मलिक शाह का कहना है कि फ़ौज की वजह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, सूबे के लोगों को फ़ख्र करना चाहिए, वहाँ फ़ौज मौजूद है। ज़हूर बुलैदी बोले कि अवाम बाशऊर हो चुकी है, कौम परस्तों का शोर समझ से बालातर है। जो हमारे हलके हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान के लोगों ने भारी मैंडेट दिया है। हम इस वक्त लीडिंग जमात हैं बलूचिस्तान में और हमारे पास सबसे ज़्यादा MPs की तादाद है और आज जो इंडिपेंडेंट्स हैं कुछ उनकी भी शुनीद में आ रहा है। हमारे उनके साथ मुज़ाकरात को चेयरमैन साहब के चल रहे हैं और हमें यकीन है कि वो भी उसी तरफ देखेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखेंगे। हम इंशाल्लाह वहाँ पर हुकूमत बनाएंगे और डिलीवर करके दिखाएंगे। फौज के खिलाफ आप बात कर रहे हो, आप अपने DCs के खिलाफ आप बात कर रहे हो, आप स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप बात कर रहे हो। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको हराया है, अपने करतूत ने हराया है। कहना चाहता हूँ अपने बुजुर्ग सियासतदान को कि वहाँ में जो फौज को उन्होंने बुरा भला कह रहा है, ये वही साथी था जो 2.5 साल में हुकूमत में रहा है और फौज के साथ रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि वहाँ में बलोचों को अगर वो उधर फौज नहीं हो जाए तो हम लोगों को सिचुएशन और हालात और वाक़यात का वहाँ पे पता है कि हर घर में एक ग्रेनेड फेंका जा रहा है। बलूचिस्तान के लिए किसी भी रुकन को वज़ीर आला के लिए नामजद नहीं किया। तर्जुमान आसिफ अली जरदारी ने बताया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पीर के रोज़ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बाहिमी मुशावरत के बाद वज़ीर आला की नामजदगी का फैसला किया जाएगा। मुख्तलिफ TV चैनल्स पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होगी। बाहिमी मुशावरत के बाद आइंदा 2 रोज़ में वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए उम्मीदवार का नाम फाइनल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में धांधली और नताइज की तब्दीली की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। गौहर अली खान ने कहा कि अवामी मैंडेट वाले नताइज अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किए। फॉर्म 45 के तहत नताइज जारी हुए तो तहरीक इंसाफ कामयाब है। उमर अयूब ने मरकज़ और पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। बोले PTI के साथ मदर ऑफ ऑल रिगिंग की गई। तहरीक इंसाफ के नंबर्स पूरे हैं, हमें पता है कि हाउस के अंदर अक्सरियत कैसे साबित करनी है।
پاکستان تحریک انصاف باضابطہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کی انکوائری ہو۔ سب سے پہلے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ریزلٹ الیکشن کے وہ فارم 45 کے بیس پہ جو ہم جیتے ہوئے ہیں وہ ریزلٹ فل 4 ڈکلیئر کیے جائیں۔ اگر وہ ریزلٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو ہماری میجارٹی ہے۔ انشاءاللہ تعالی رب العزت کے حکم کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنائے گی۔ یہ جو سلسلہ یہ ریگنگ کا پروسیس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے اس کو ہم مدر آف آل ریگنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف والے شیخ چلی اور الف لیلہ کی داستان سے باہر نکل نہیں پا رہے۔ اگر ان کے پاس 180 سیٹیں ہیں تو مرکز میں حکومت بنا لیں۔ ترجمان مسلم لیگ نون نے اختیار ولی خان کا عمر ایوب کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے الیکشن کو فراڈ کیوں تسلیم نہیں کرتی، جس کو تمام جماعتیں فراڈ قرار دے چکی ہیں۔ یہ لوگ ہر الیکشن ہارنے کے بعد پنکچروں کا بیانیہ لے کر میڈیا پر محلے کی ماسیوں کی طرح دھرنا اور رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے مرکز اور پنجاب میں سنی اتحاد کونسل کے اتحاد کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قانونی دستاویزات کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو مخصوص شخصیات جماعت سے نکالنے تک مذاکرات آگے بڑھانے سے معذرت کر لی ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کو پی ٹی آئی پی کے ساتھ سخت تحفظات سامنے آ گئے ہیں۔ مزید بتانے کے لیے ڈپٹی بیورو چیف بول نیوز اسلام آباد علی شیر لائن پر موجود ہیں۔ علی شیر، بتائیے گا اس معاملے کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دو اہم سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے درمیان مرکز اور پنجاب میں اتحاد کرنا طے پا گیا ہے۔ پنجاب سے پہلے جو ہے وہ ایم پی ایز جو تھے آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، ان سے بیان حلفی طلب کیے گئے تھے اور آج ارکان قومی اسمبلی سے بھی جو ہے بیان حلفی طلب کر لیے گئے ہیں۔ 2 اسٹامپ پیپر جو ہے وہ 300 کے لگائے جائیں گے، وہ ان سے لیے گئے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین یعنی پرویز خٹک کی جو پارٹی تھی، اس کے اور پی ٹی آئی کے جو کل مذاکرات ہوئے تھے قانونی ٹیموں کے، اور وہ کافی حد تک فروٹفل تھے کہ پرویز خٹک صدارت چھوڑ دے اس گروپ کی تو پی ٹی آئی اپنا بندہ لے آئے، تو اس طرح یہ کام مخصوص سیٹوں کا نکل سکتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل قیادت ہے اس نے پرویز خٹک کی پارٹی کے ساتھ الحاق کرنے سے فی الوقت جو ہے وہ معذرت کر لی ہے اور کہا ہے کہ ابھی ہم ان مذاکرات کو آگے نہیں بڑھا سکتے، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے جے یو آئی نظریاتی جو کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے نکلے تھے اور اسی طرح ایک تحریک انقلاب پارٹی ہے ہزارہ کی، ان کے ساتھ بات چیت کرنے پہ غور کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح وقتی طور پہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک طرح سے سٹاپ لگ گیا ہے مذاکرات کو۔ وجہ اس کی یہ بنی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے علی شیر، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ الیکشن کمیشن نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کے 36 حلقوں پر کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ فتح حاصل کرنے والوں میں شیر افضل مروت، شہریار آفریدی، محمود اچکزئی، اختر منگل بھی شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے مزید 36 حلقوں کے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن این اے 252 سے نون لیگ کے سردار یعقوب ناصر، این اے 254 سے بی اے پی کے خالد حسین مکسی، این اے 255 سے مسلم لیگ نون کے خان محمد جمالی، این اے 256 سے بی این پی کے سردار اختر مینگل، این اے 257 سے مسلم لیگ نون کے جام کمال خان علیانی، این اے 258 سے نیشنل پارٹی کے پھلین خان اور این اے 259 سے پیپلز پارٹی کے ملک شاہ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ این اے 263 سے مسلم لیگ نون کے جمال شاہ کاکڑ کامیاب، این اے 266 سے پشتونخوا میپ کے محمود خان اچکزئی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری۔ نامزد امیدوار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے 85 سے زائد کامیاب خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبران کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا۔ الیکشن کمیشن نے پی پی 296 راجن پور آزاد امیدوار سردار محمد اویس دریشک کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن چیلنج کیے گئے حلقوں کے نتائج کا آڈٹ کرے، جانچ پڑتال میں امیدواروں اور آزاد مبصرین کو شامل کیا جائے۔ فافن نے معاملے کی تکنیکی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ انتخابات کے لیے 15 لاکھ الیکشن عملہ تعینات تھا۔ گنتی
टेबुलेशन हतमी नताइज की तैयारी में कोताहियां हुई। इलेक्शन कमीशन जारी फॉर्म 45 से हकीकत की वजाहत करे। उम्मीदवारों की शिकायतें और नताइज पर अदम इत्मीनान का इजहार। फैफिन आस लगाए उम्मीदवारों की उम्मीद बन गया। इलेक्शन कमीशन से नताइज ऑडिट का मुतालबा कर दिया। फैफिन ने मुतालबा किया मामले की तकनीकी बुनियादों पर तहकीकात कराई जाए। अगर इंतखाबी खिलाफ वर्जियाँ की गई तो वो पोलिंग स्टेशन या पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग होनी चाहिए। बैलेट पेपर्स अकाउंट के बैग, जारी बैलेट पेपर्स की काउंटर फाइल और इंतखाबी फहरिस्त की मार्क कॉपी को देखा जाए। फैफिन ने उम्मीदवारों को मशवरा भी दिया फैसले से गैर मुतमिन शख्सियत 30 दिन में सुप्रीम कोर्ट से रजू करे। मुराद अली शाह अगले वजीर आला सिंध होंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत ने फैसला कर लिया। पार्टी ने रकीन सिंध असम्बली को जल्द अज जल्द कराची पहुंचने की हिदायत जारी कर दी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ वजाहत अली आबदी से। जी वजाहत आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखिए मैं आपको बता चलूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वाज़े तौर पर ये हिदायत जारी कर दी गई है और ऐलान कर दिया गया है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तीसरी मरतबा सिंध का वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा। पीपी क़यादत ने इस हवाले से तमाम पार्टी के जितने भी अरकान हैं जो 2024 के 8 फरवरी को इंतखाबात के बाद जीते हैं, उनको फौरी तौर पर कराची पहुँचने की हिदायत कर दी है ताकि वज़ीर आला सिंध के इंतखाब के हवाले से एक हंगामी मीटिंग तलब की गई जिसमें ये हिदायत तमाम अरकान को जारी कर दी जाएगी। जी ठीक है, आगाह करे थे नुमाइंदा बोल न्यूज़ वजाहत आबदी। जमात इस्लामी ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ 23 फरवरी को पेशावर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। सिराजुल हक कहते हैं कि इलेक्शन हारा है, हिम्मत नहीं हारी। दुनिया में पहले इलेक्शन फिर हुकूमत बनती है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पहले हुकूमत बनती है फिर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन का दिन एक गैर शफाफ इलेक्शन के लिए एक पुरअमन दिन था। मैं इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत से अपील करता हूँ कि ज़ाती मुफादात से आगे बढ़कर अब वक्त आया है कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए और मुल्क में एक हकीकी जमहूरी निज़ाम लाने के लिए मिलकर जद्दोजहद करे। जिस जाली इलेक्शन के नतीजे में और जाली नताइज के नतीजे में हुकूमत बनती है वो हुकूमत चलते नहीं है, वो आवाम की हुकूमत नहीं होती, वो एक फ्रॉड हुकूमत होती है, कमज़ोर हुकूमत होती है। न अपनी कौम उसको सीरियस लेती है, न बाहर की दुनिया उसको संजीदा लेती है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती है कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकने पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। अपने बयान में कहा कि अफसरान घबराएं नहीं, कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आने हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबूत आ चुके हैं। ये साजिश से इलेक्शन मुतनाज़ करना चाहते हैं। 9 मई जैसे नए हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने निगरां हुकूमत से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। मलिक अहमद खान बोले, कमिश्नर रावलपिंडी का बयान सानहा 9 मई पार्ट 2 है। मुख्तलिफ DROs की तस्वीर लगाकर खौफनाक मुहिम शुरू की गई है। ये लोग इंतशारी रवैये से बाज नहीं आ रहे। अज़मा बुखारी ने कहा कि मुल्क में अनारकी पैदा की जा रही है जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपको रिटायरमेंट से चंद दिन पहले इस्तीफे का ख्याल क्यों आया? आपको प्रमोशन बोर्ड के मुलतवी होने पर इस्तीफे का ख्याल क्यों आया? आपके ताने बाने असलाम खालिद और सोशल मीडिया टीम से नहीं मिलते, आपका जब दिल करता है अब आरोज की तस्वीरें चल रही हैं। क्या ये आरोज की तस्वीरें चलाना, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या आप आरोज की तस्वीरें चला के उनको थ्रेट करना चाहते हैं? मेरा फियर ये है कि एक और 9 मई इज इन मेकिंग। 9 मई से कोई सबक नहीं सीखा और ये जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ बदतरीन ज्यादती है, ये प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है ये बिला सबब नहीं है और ये बाकायदा तौर पे उसी साजिश की एक कड़ी है जिस साजिश को हम पहले देखते रहे। ये तो मानना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ की तारीख है कि वो इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करती। फिर अब बात करें PSL 9 की, जिसके दूसरे मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त दे दी है। कोयटा ग्लेडिएटर्स के 207 रन के हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी 190 रन बना सकी। बाबर 68 रन बनाकर नुमाया रहे। 74 रन बनाने वाले सऊद शकील बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।
قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کوئٹہ اور پشاور کا ٹاکرا 207 رنز کا ہدف تھا۔ پشاور زلمی نے تگ و دو بہت کی، لیکن ٹارگٹ کا حصول پہاڑ سر کرنے کی مہم ثابت ہوا۔ بابر کے 68 رن سے فتح کی امید ہوئی۔ ماسٹر بلاسٹر کی پویلین واپسی کے بعد جیت کا رہا سہا امکان ختم ہوا۔ 6 وکٹوں پر 190 رنز ساری کوشش کا حاصل رہے۔ سائم ایوب نے 42 رنز کا حصہ دیا۔ اس سے پہلے گلیڈیٹرز نے جیسن رائے کے 75 اور سعود شکیل نے 74 رنز کی بدولت 5 وکٹوں پر 206 رنز کا مجموعہ حاصل کیا۔ پشاور کے سلمان ارشاد نے 3 شکار کیے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف 68 رنز۔ بابر اعظم نے اننگز کے دوران پی ایس ایل میں 3000 رنز مکمل کر لیے۔ سابق پاکستانی کپتان نے شاندار چھکا لگا کر سنگ میل عبور کیا۔ کراچی میں بھارتی فلموں سے متاثر ہو کر کم عمر لڑکے نے اپنے معصوم کزن کو قتل کر ڈالا۔ ملزم کا انکشاف بتایا کہ بھارتی فلمیں دیکھ کر قتل کا منصوبہ بنایا۔ ملزم کو عبان کی جانب سے بڑوں کی شکایت لگانے پر رنجش تھی۔ ماہرین نفسیات کے مطابق پرتشدد فلموں اور گھریلو جھگڑے سے بچے پر برا اثر پڑتا ہے۔ بھارتی فلموں میں شر انگیزی کے منفی اثرات سامنے آنے لگے۔ نوجوان نسل اندھے کنویں میں گرنے لگی۔ ایسا ہی ایک خوفناک معاملہ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں پیش آیا، جہاں نوجوان قاتل نے اپنے ہی معصوم کزن کی جان لے لی۔ 15 سالہ ملزم نے انکشاف کیا کہ اسے فلم دیکھ کر قتل کا خیال آیا۔ بھارتی فلم اینیمل اور کرائم پیٹرول دیکھ کر قتل کی منصوبہ بندی کی۔ سفیان نے فلم میں رنبیر کپور کے کردار کو ادا کرتے ہوئے اپنے کمسن کزن ابان کو قتل کیا، کیونکہ وہ اس کی شکایت اپنے والد سے کرتا تھا جس کا اسے رنج تھا۔ جس دن میں اسکول سے آیا تو اس دن یہ مجھے تنگ کر رہا تھا، اسی دن میرے دل میں پتہ نہیں کیا ہوا تو میں اس کو لے آیا کہ ادھر میں نے اس کا قتل کر دیا۔ فلموں میں دیکھتا تھا یہ ایسے قتل کرنا، غلطی ہو گئی۔ معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر سید عبدالرحمان نے بول نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ ایسی فلمیں انسانی ذہنوں خاص طور پر بچوں کو تشدد پر اکساتی ہیں۔ گھر میں مار پیٹ سے بھی بچوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ ماں باپ بہت سختی کرتے ہیں، مار پیٹ یا لڑائی جھگڑا، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں یا نشہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں بہت کامن ہوتی ہیں۔ یا دوسرا انہوں نے بہت وائلنس دیکھا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، فزیکلی بھی، ایکچولی بھی، یا موویز اور اس میں، تو یہ چیزیں جو ہیں ایسے لوگ بہت آسانی سے دوسروں کو نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ 3 روز قبل ملزم نے چھری سے قتل کے بعد دھو کر واپس کچن میں رکھ دی تھی۔ ابان کو گھر والے تلاش کرتے رہے، اس کی لاش گھر کے قریب سے ملی تھی۔ کراچی میں کار چوری کی وارداتوں میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ دن دہاڑے قیمتی گاڑیاں چوری ہونے لگی ہیں۔ گلشن اقبال الادین پارک کے قریب گراؤنڈ سے شہری کی گاڑی چوری ہوئی۔ چور بآسانی گاڑی لے کر فرار ہو گئے۔ سی سی ٹی وی بول نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں بول کے نمائندے خرم گلزار سے۔ خرم بتائے گا کیا پتہ چل سکا انویسٹیگیشن میں؟ جی بالکل، یہ گلشن اقبال الادین پارک کے ساتھ ہی ایک گراؤنڈ ہے جہاں بدھ بازار لگا ہوا تھا کہ اس دوران ایک شہری جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ خریداری کے لیے آئے، لیکن جب واپس وہ آئے تو ان کی گاڑی وہاں موجود نہیں تھی۔ ساتھ ہی فوری طور پہ پولیس کو اطلاع دی گئی، لیکن پولیس اب تک جو ہے وہ اس گاڑی کو برآمد نہیں کر سکی ہے۔ جبکہ شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو دن دہاڑے گاڑی کی جو چوری ہونے کی وارداتیں ہیں اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ ماہ کی اگر ہم بات کریں تو گزشتہ ماہ بھی 200 سے زائد گاڑیاں جو ہیں وہ ایک ماہ کے دوران چوری کر لی گئی تھی، جبکہ جو گلشن اقبال سے چوری ہونے والی گاڑی ہے 10 روز گزرنے کے باوجود پولیس اب تک جو ہے وہ گاڑی برآمد نہیں کر سکی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے خرم۔ بات کریں گے اسرائیلی جارحیتی۔ غزہ میں اسرائیلی جہازوں میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ 40 سے زائد فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ شہداء کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے 2 بڑی گیس پائپ لائن پر حملے کیے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے تازہ حملوں میں درجنوں افراد کو شہید کر دیا۔ زخمیوں اور شہداء میں خواتین اور بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اسرائیل کے بحری جنگی جہازوں نے بھی رفح کے ساحل پر گولہ باری کی۔ بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا۔ کئی افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ کی پٹی پر 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 28,800 سے زائد افراد شہید ہوئے، 68,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے گلاسگو کے شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاجی ریلی میں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ شرکا نے فلسطینی پرچم تھامے ہوئے تھے۔
जॉर्ज स्क्वायर से शुरू होने वाली रैली शहर के मरकज से होते हुए स्कॉटिश एग्जीबिशन सेंटर पहुंची, जहां स्कॉटिश लेबर पार्टी के मेंबरान जमा हुए। लेबर पार्टी स्कॉटलैंड के सरबराह और अपोजिशन लीडर अंस सर्वर ने भी अपने बयान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। जॉर्ज स्क्वायर रैली के मुकर्रीन में स्कॉटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रोज फॉयर भी शामिल थे। रोज फॉयर ने रैली से खिताब करते हुए वाज़ेह पैगाम दिया, ट्रेड यूनियन गजा में मजालिम के खिलाफ खामोश नहीं रह सकती, नस्लकुशी होते हुए नहीं देखेंगे, इसराइल के खिलाफ भरपूर तहरीक जारी रहेगी। बात करें मौसम की। सर्दियों में वादी कागान बर्फ़ की खूबसूरत चादर ओढ़ लेती है। मौसम सरमा में मकामी अफराद को बहुत ज़्यादा मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। इंतजामी इदारों की खामोशी से कारोबार ज़िंदगी मफलूज हो जाता है। मज़ीद जानते हैं बालाकोट से रजब अली की रिपोर्ट में। एक जानिब सर्द मौसम के बाइस बालाकोट की खूबसूरती में इजाफा होता है, दूसरी जानिब बारिश का कतरा आसमान से गिरते ही वादी कागान से बिजली गायब हो जाती है और घंटों इलाका अंधेरे में डूब जाता है। बारिश का एक कतरा आसमान से गिरता है तो बिजली बंद हो जाती है और पूरा जो वैली है, कागान वैली बालाकोट, ये अंधेरे में डूब जाता है। राब्ता सड़कों की बंदिश जो कि बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो जाती हैं, उसके बाद उन्हें नहीं खोला जाता, फिर वो मौसम के मुताबिक जाके खुलती है। ईंधन का मसाइल, LPG गैस है तो शार्ट भी होती है, वहाँ पे पहुँच नहीं पाती है, लकड़ियाँ मिलती नहीं है बर्फबारी के अंदर। बारिश और बर्फबारी से काम ठप हो जाता है, दिहाड़ीदारों के चूल्हे भी ठंडे पड़ जाते हैं। सितम ज़रीफी ये कि महंगाई के इजाफे की वजह से ईंधन का इंतजाम करना भी लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। सर्दी की शिद्दत में मासूम बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सर्दियों में वादी कागान में जो सबसे बड़ा मसला है वो यहाँ पे बिजली का मसला है, क्योंकि यहाँ पे बिजली का उस तरह वाबता इंतजाम नहीं किए हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश का कतरा गिरते ही लाइट चली जाती है। कैमरा टीम के साथ रजब अली आज़ाद, बोल न्यूज़ बालाकोट। सऊदी अरब में ब्यूटी वर्ल्ड नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें दुनिया भर की कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। पाकिस्तानी कंपनियों के स्टॉल्स लोगों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहे। सऊदी अरब के शहर यनबू में शुरू होने वाले तीसरे सालाना फ्लावर शो का इफ्तिताह गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा सलमान बिन सुल्तान अब्दुल अजीज ने किया। फ्लावर शो को वसीओ अरीज इलाके में सजाया गया है, जिसमें लाखों की तादाद में मुख्तलिफ फूलों की इकसाम शामिल हैं। बड़ी बड़ी फूलों की बास्केट देखने वालों की तवज्जो का मरकज है। फ्लावर शो को देखने आने वालों के लिए तफरीही सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया है, जबकि आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाता है। बड़े शहर में किताबों का बड़ा मेला कराची में लिटरेचर फेस्टिवल तीसरे रोज पे जारी है, जिसमें बड़ी तादाद में शहरी शरीक हैं। बोर्ड के नुमाइंदा सनारफ भी लिटरेचर फेस्टिवल में मौजूद हैं, उससे मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, 15th कराची लिटरेचर फेस्टिवल अपनी आबोताब से 3 रोज तक जारी रहा। आज इसका तीसरा रोज है। मुझे ये बताएगा कि लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज है, आपने यहाँ पे शिरकत की, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या चीज़ आपको यहाँ की सबसे बेस्ट लगी? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इससे पहले एक पैनल था, जिब्रान नासिर ने बोला, बहुत ज़बरदस्त बोला। अभी एक कॉमिक रिलीफ मिली हमें शहजाद गैसी, वेरी फ़नी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आवाम की बड़ी तादाद इस वक्त भी जो है वो मुसलसल यहाँ पर जुड़ी जा रही है, क्योंकि साहिल किनारे 3 रोज़ा अदबी मेले का जो इख्तिताम है वो सूफ़ी कवाली नाइट पर होगा। और आज की सेशंस के हवाले से अगर मैं आपको बताती चलूँ तो आज इख्तितामी रोज़ भी 23 सेशंस रखे गए, 11 किताबों की रोनुमाई करवाई गई। आवाम की बड़ी तादाद जो है वो उन्होंने तमाम सेशंस में यहाँ पे शिरकत की। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो अदब और फन्नो लतीफ़ा से जो मोहब्बत रखने वाली आवाम है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मोहम्मद अली सदपारा को बिछड़े 3 साल बीत गए। पहाड़ों का बेटा दिलों में आज भी जिंदा है। माया नाज को पैमा पर देखते हैं ये रिपोर्ट। एक शाम मलका तरन्नुम नूर जहां के नाम सुरों की मरका व खराज अक़ीदत पेश करने के लिए लाहौर में खूबसूरत तकरीब सजाई गई। मैडम नूर जहां के खूबसूरत गीतों पर फनकारों ने परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से मोइन ज़ुबैर। सर्द शामों में मैडम नूर जहान की गायकी का तड़का लग जाए तो हसीन मौसम का मज़ा दोबाला हो जाता है। लाहौर के अलहमरा आर्ट सेंटर में बरे सगीर की अजीम गुलकारा मैडम नूर जहान को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकरीब सजाई गई। शोबिस सितारों की कहकशा उतर आई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।